नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, अर्थात प्रत्यक्ष तथा परिस्थितिगत साक्ष्य से संबंधित विषय। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ स्लाइड बने हुए हैं, उस पर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। डायरेक्ट एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को समझने के लिए पहले एक प्रश्न को लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एविडेंसेस एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस एंड कमेंट ऑन। और विटनेसेस में लाए बट सर्कमस्टेंसेस कैन नॉट, ये पाबी ने कहा था। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। यानी कि मतलब ये है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य और परिस्थितिगत साक्ष्य में क्या अंतर है। और पाबी हैं जो नामी लीगल नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है कि विटनेसेस में लाए यानी कि गवाह झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थिति झूठ नहीं बोल सकती। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें प्रत्यक्ष और परिस्थितिगत साक्ष्य के डिफरेंसेस को समझना है। डायरेक्ट एविडेंसेस का मतलब है प्रत्यक्ष साक्ष्य, यानी कि वो साक्ष्य जो गवाह दे रहा है या तो उसने खुद देखा है, सुना है या अपने किसी पांचों इंद्रियों के द्वारा महसूस किया हुआ है। ठीक है, यानी कि सीधी प्रत्यक्ष रूप पे जब से डायरेक्टली अगर उसने नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो वो साक्ष्य डायरेक्ट नहीं माना जाएगा, प्रत्यक्ष नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे इसकी वर्डिंग को देखते हैं कि डायरेक्ट एविडेंस इज द डायरेक्ट एग्जिस्टेंस or non-existence of any fact or fact and issues or principal fact or fact or probandum and it directly attached to witness things or documents। ठीक है, किसी भी गवाह का, थिंग का या दस्तावेज का वो डायरेक्ट एग्जिस्टेंस होता है, प्रत्यक्ष एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस होता है जो कि किसी फैक्ट या फैक्ट एंड इशू यानी मुद्दे से संबंधित होता है या प्रिंसिपल फैक्ट जो मुख्य फैक्ट है उससे संबंधित होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि मोर एवर दीज एविडेंसेस हैव बीन हर्ड, सीन और परसीव्ड बाय देयर ओन सेंसेस। यानी कि जो व्यक्ति दे रहा है ऐसा साक्ष्य उसने खुद या तो देखा है, सुना है या अपने पांचों इंद्रियों में से किसी और इंद्रियों के द्वारा उसने महसूस किया है। ठीक है, और तभी उसे हम डायरेक्ट एविडेंस कहेंगे अंडर सेक्शन 60 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर बी, ए पे आरोप है कि उसने बी का मर्डर किया है। सी सेड दैट ही हैज सीन ए मर्डरिंग बी बाय अ नाइफ। हियर सी स्टेटमेंट वुड बी डायरेक्ट एविडेंस, क्योंकि सी यहाँ पर क्या है कि वो एक आई विटनेस का काम कर रहा है और जिसने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ए ने बी का चाकू से हत्या कर दिया है। अब उसने खुद देखा है तो मानी बात है कि वो डायरेक्ट एविडेंस हो गया और सी एक आई विटनेस का यहाँ काम कर रहा है और इसका साक्ष्य जो है डायरेक्ट एविडेंस कहलाएगा। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस यानी परिस्थितिगत या परिस्थितिजन्य साक्ष्य होते हैं। ये एक ऐसा साक्ष्य होता है जो कि डायरेक्ट नहीं होता लेकिन परिस्थितिवश, यानी जिस जगह पे कोई घटना घटी है उस जगह पे कुछ ऐसी साक्ष्य मिलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे इंडिकेट करता है कि हाँ ऐसा अपराध हुआ है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का खून हुआ है और ठीक है और मर्डर वेपन में नाइफ है, तो अगर नाइफ है तो मानी बात है कि अगर जो आरोपित व्यक्ति है या हत्यारा है अगर उसने ग्लव्स नहीं पहना है तो मानी बात है कि चाकू के थंब पे हाथ का इंप्रेशन होगा, फिंगरप्रिंट होंगे और वो फिंगरप्रिंट ये साबित करेगा कि हाँ ये फला व्यक्ति ही खून किया है। क्योंकि फिंगरप्रिंट एक ऐसा प्रिंट होता है जो कभी भी एक फिंगरप्रिंट दो आदमियों के हाथों पे नहीं पाया जाता। एक फिंगरप्रिंट एक आदमी के हाथ में पाया जाता है। ठीक है, वो फिंगरप्रिंट अगर इंडिकेट हो जाता है और अक्यूज्ड भी मिल जाता है तो ये साबित हो जाएगा कि जिस समय घटना घटित थी उस समय ये मर्डर वेपन उसके हाथ में था। ठीक है, अब उसने मारा है नहीं मारा ये तो दूसरी चीज, लेकिन ये बात चेक हो जाए कि इस मर्डर वेपन से ही इस व्यक्ति ने खून किया है या खून करने का प्रयास किया है या जैसे भी हो, लेकिन मर्डर वेपन वही है जिससे किसी इंसान का कत्ल हुआ है। ठीक है,
तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इस तरह से देखा जाए तो सर्कमस्टेंशियल को और अच्छे समझने के लिए इसकी वर्डिंग पे जाते हैं, जो कि कहता है इट रिवॉल्व्स अराउंड द प्रिंसिपल फैक्ट और प्रूफ विच ऑन एग्जामिनेशन, जैसे फिंगरप्रिंट, clarifies that whether an event has been taken place or not. It is subsidiary fact which are relied upon the truth of the principal fact as conclusive, निश्चायक होता है and presumptive. ठीक है, in other words it is a close companion of factual matrix, creating a fine network through which there can be no escape for the accused, that indicating his guilt. कहने का तात्पर्य ये है कि परिस्थिति साक्ष्य एक ऐसा साक्ष्य होता है जो कि मुख्य यानी प्रिंसिपल फैक्ट प्रूफ के आसपास ही घूमता है जब उसका एग्जामिनेशन हो जाता है। ठीक है, कि अगर किसी का खून हुआ है या किसी की एक्सीडेंटल मौत हुआ है, देखिए दोनों, या तो डेथ एक्सीडेंटल कॉज हुआ है या कल्पेबल होमिसाइड है, हत्या या सुसाइड हुआ है। ठीक है, तो अभी दोनों परिस्थिति को देखने के लिए हमें वहाँ के आसपास की चीज़ों को तलाशना पड़ेगा कि वास्तव में ये जो हत्या हुई है वो जानबूझ के की गई है या धोखे से हो गया है या बाय एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, तो ये वहाँ आसपास की स्थिति को बताता है हमें, और आसपास कुछ जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं, जो घटना घटित हुई हैं, उसकी चीज़ें संबंधित जितनी चीज़ें हैं उसको जो इकट्ठा करेंगे तो एग्जामिनेशन करने के बाद हमें पता चलेगा कि व्हाट वाज द प्रिंसिपल फैक्ट। ठीक है, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इसलिए से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानने के लिए, खासकर जब जहाँ पर डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो फिर हम आसपास की सिचुएशन को देखते हुए वहाँ के आसपास की चीज़ों को एग्जामिनेशन करने के बाद ही इस नतीजे पहुँचते हैं कि हाँ कोई अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कौन इसका अपराधी है, वो हम इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत साक्ष्य एक तरह से कंप्लीट साक्ष्य, कंप्लीट एविडेंस है, और वो अगर जो परिस्थितियों को देखते हुए अगर हम ठीक से एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये कोई और परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस को जन्म नहीं देती सिवाय इसके कि हाँ जो घटना घटित हुई है उसका कौन अपराधी है, और किसी भी आरोपित व्यक्ति को वो साक्ष्य अगर कोई अदरवाइज इंसिडेंट नहीं होता है तो उन साक्ष्य को हम इंडिपेंडेंट एविडेंसेस से कोरोबरेट करा करके इस नतीजे पहुंच सकते हैं कि हाँ फला व्यक्ति ने ही कोई अपराध किया हुआ है। ठीक है, अब इसकी वर्डिंग देखिए कि द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आर कंप्लीट एंड इनकेपेबल ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी द हाइपोथेसिस या प्रिजम्पशन यानी परिकल्पना देन दैट ऑफ द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड एंड ऑन बीइंग रिलायबल कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, अगर रिलायबल है, इंडिपेंडेंट एविडेंसेस को कोरोबरेट कर रहा है सारे प्रस्तुत साक्ष्य, तो और ये पूरा इंडिकेट कर रहा है कि फला व्यक्ति ही इस घटना का जिम्मेदार है, तो इट कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन। इस आधार पे हम किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर सकते हैं। ठीक, नाउ एक इम्पॉर्टेंट केस है इस पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे, जो कि हरदयाल वर्सेस उत्तर प्रदेश 1976 सुप्रीम कोर्ट में एपेक्स कोर्ट ने कहा है कि इन दिस केस यहाँ पर there was no eyewitnesses to the fact of the child murder, but the telltale circumstances had made the chain so complete that there was no escape for the conclusion that within all human probability the child was kidnapped, murdered and thrown into the well by none other than accused himself. कहने का मतलब ये है कि इस हरदयाल केस में एक बच्चे का मर्डर हुआ था और वहाँ पर कोई आई विटनेस नहीं था, लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस, जो परिस्थिति जो उत्पन्न हुई, जिन्होंने इनडायरेक्टली देखा, बच्चे को जाते देखा अपराधी के साथ, उसके बाद उसके मृत शरीर को पाया गया, तो ये सारी घटनाएं जो हैं एक स्टेप बाय स्टेप हिसाब जो सारे कलेक्ट किए गए और लोगों से पूछने के बाद जो डायरेक्टली नहीं देखे, इनडायरेक्टली देखे, और सारी परिस्थितियों को मिलाने के बाद ये पता चलता है कि ये पूरा एक चेन बना रहा था। ठीक है, और सारी मानव संभवता को देखते हुए ये साबित किया गया कि हाँ
ये जो मृतक बच्चा है इसके पहले किडनैप किया गया था, अपहरण किया गया था, फिर इसका मर्डर किया गया और एक कुएं में उसको फेंक दिया। और ये सारी परिस्थितियाँ आरोपित व्यक्ति के खिलाफ जा रहा था और फाइनली इस नतीजे पहुंचा गया कि सारे कड़ियों को जब जोड़ा गया तो ये पाया गया कि अक्यूज्ड ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बच्चे को किडनैप किया और फाइनली मर्डर करने के बाद उसने कुएं में फेंक दिया। अब देखिए यहाँ पर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, उसके बावजूद कानून जो है इस नतीजे पहुंच गए कि हाँ फला व्यक्ति ही ने बच्चे का मर्डर किया हुआ। ये हरदयाल केस में हेल्ड किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट केस है शरद वृद्धि चंद शारदा वर्सेस महाराष्ट्र 1984 सुप्रीम कोर्ट। इसमें एपेक्स कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के लिए कुछ गाइडलाइंस हेल्ड किया हुआ है, लेट डाउन किया हुआ है, जिससे कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को अगर कन्विक्शन के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है तो दिए हुए 5 ग्राउंड शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। 5 पॉइंट को पहले क्लेरिफाई कर ले, उसके बाद ही किसी भी व्यक्तिगत साक्ष्य को किसी कन्विक्शन का आधार माना जा सकता है। ठीक है, इसकी वर्डिंग है बिफोर कन्विक्शन बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस फॉलोइंग कंडीशन प्रेसिडेंट मस्ट बी फुलफिल्ड। पहला क्या है, द सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन ऑफ द गिल्ट इज ड्रॉन शुड बी फुली एस्टैब्लिश्ड। यानी जिस परिस्थिति के आधार पर इस नतीजे में पहुंचा गया कि हाँ फला व्यक्ति गिल्ट है, अपराधी है, तो वो परिस्थिति एक वेल डिफाइंड एस्टैब्लिश होना चाहिए, स्थापित होना बहुत जरूरी है कि हाँ ये परिस्थिति थी। ठीक। सेकंड, द फैक्ट्स सो एस्टैब्लिश्ड शुड बी कंसिस्टेंट ओनली विद द हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। और जो तथ्य लिए गए थे वो साबित हो जाना चाहिए कि इस तथ्य के आधार पर ही किसी अपराध की परिकल्पना की गई है। तो उस आधार पर या उस तथ्य को साबित होना बहुत जरूरी है, स्थापित होना बहुत जरूरी है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति के गिल्ट को हम साबित कर सके, उसके अपराध को हम परिकल्पित कर सके कि हाँ इसी व्यक्ति ने अपराध किया हुआ है। तीसरा है, द सर्कमस्टेंसेस शुड बी ऑफ कंक्लूसिव नेचर एंड टेंडेंसी। और जो परिस्थिति है वो निश्चायक नेचर का होना चाहिए, इस क्षमता होनी चाहिए कि हाँ किसी को वो अपराधी साबित कर सके। ठीक है, यानी कि जो परिस्थिति है शुड बी रिलायबल एंड ट्रुथ। ठीक है। फोर्थ है, दे शुड एक्सक्लूड एवरी पॉसिबल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट द वन टू बी प्रूव्ड। और वो परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि किसी और संभावना को, किसी और शक स्वभाव को वो प्रेरित ना करती हो। यानी कि वो परिस्थिति सिर्फ और सिर्फ एक ही परिकल्पना करती हो, एक ही दिशा में ले आती हो कि हाँ फला व्यक्ति ही अपराधी है, यानी बिना शक स्वभाव के साबित होना चाहिए। और लास्ट है, देयर मस्ट बी अ चेन ऑफ एविडेंसेस सो कंप्लीट एज नॉट टू लीव एनी रीजनेबल ग्राउंड फॉर द कंक्लूजन consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the offense must have been done by the accused। और लास्ट ये कि जितनी भी कड़ियां हैं, जितनी भी परिस्थिति बनी गई, परिस्थिति साक्ष्य मिले हैं, सारी कड़ियों सारे साक्ष्यों को जोड़ने के बाद ये साबित होता हो, पूर्णतः स्थापित होता हो कि हाँ ये व्यक्ति ही अपराधी है। और किसी भी प्रकार से ये सारे परिस्थिति जोड़ने के बाद उस व्यक्ति की इनोसेंस यानी निरपराध साबित न होता हो, यानी हर प्रकार से वो व्यक्ति अपराधी घोषित होता हो और कोई संभावना उन कड़ियों में, उन व्यक्तिगत साक्ष्य में कहीं से भी इंडिकेट नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति निरपराधी था, उसने कोई अपराध किया ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन नहीं बनना चाहिए, यानी कि ऐसे साक्ष्य हर तरह से 100% reliable हो and it should be proved beyond reasonable doubt, then only any accused will be convicted guilty। ठीक। अगला केस है नागेश वर्सेस कर्नाटका 2012 सुप्रीम कोर्ट। इसमें एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया है कि किसी भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को हम कंसिडर करने से पहले पूरी सावधानी बरत ले, जिससे कि कोई निरपराध व्यक्ति अपराधी घोषित ना हो जाए। इसकी वर्डिंग है,
For appreciating circumstantial evidences, the court has to be cautious and find out whether the chain of circumstances led by the prosecution is complete, and the chain must be so complete and conclusive as to unmistaken only point to the guilt of the accused. यानी कि circumstantial evidences को लेने से पहले हम इस बात को पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाए, श्योर हो जाए कि हाँ, जो प्रोसिक्यूशन ने प्रस्तुत किया है वो एक कंप्लीट चेन बन रहा है और उसके माध्यम से किसी व्यक्ति का आरोप साबित भी हो रहा है। तो इस बात को ध्यान हमें रखना होगा। ठीक, अगला मुकदमा है राजेंद्र कुमार वर्सेस पंजाब 1966 सुप्रीम कोर्ट। इसमें यह कहा गया है कि अक्यूज्ड कैन बी कन्विक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 अवेलेबल एविडेंसेस। किसी भी आरोपित व्यक्ति को हम कन्विक्ट कर सकते हैं अगर 3 प्रस्तावित साक्ष्य मिलते हैं और उसके 3 ग्राउंड है। पहला, द डिजीज्ड वाज लास्ट सीन विद द अक्यूज्ड। ठीक है, जो मृतक है वो अक्यूज के साथ आखिरी बार देखा गया था। सेकेंड, रिकवरी ऑफ डेड बॉडी एट द इंस्टेंस ऑफ द अक्यूज्ड, और आरोपित व्यक्ति के इंडिकेशन पे ही डेड बॉडी की रिकवरी हुई। और लास्ट है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ डिजीज्ड, यानी कि कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आना चाहिए आरोपित व्यक्ति का कि अक्यूज्ड जो है वो मृतक के साथ देखा गया है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ये है क्योंकि मानी बात है कोई भी आरोपित व्यक्ति है वो कभी नहीं कहेगा कि हाँ मृतक को उसने मारा है। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट्स आना चाहिए। अगर डायरेक्ट कर देता है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो किसी और के गिल्ट को अपने कंधे पे ले रहा है। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आरोपित व्यक्ति क्या कह रहा है। तो ये 3 घटना घटती हैं तो हम कह सकते हैं कि अक्यूज्ड मे बी कन्विक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, यानी प्रस्तुत आधार पे हम किसी व्यक्ति को गिल्ट क्लेम कर सकते हैं। ठीक, अगला हम एग्जाम्पल से और अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। दिए हुए एग्जाम्पल में आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और डायरेक्ट एविडेंसेस में क्या अंतर है। तो देखिए, ए अक्यूज्ड ऑफ मर्डर और बी। ठीक है, ए पे आरोप है कि उसने बी का मर्डर किया है। नेचर ऑफ डेथ कॉज्ड बिकॉज ऑफ वुंड मेड बाय अ स्वॉर्ड, यानी कि एक तलवार से एक वुंड क्रिएट किया गया और उसकी वजह से ही, उस घाव की वजह से ही बी की हत्या हुई है या मृत्यु हुई है। सी सेड ही हैड सीन ए कॉजिंग डेथ और बी, और सी जो है एक आई विटनेस का यहाँ काम करता है और बताता है वो कि उसने ए को देखा है बी का डेथ कैद करते हुए। डी एक दूसरा आई विटनेस है, सेड ही हैड सीन ए गोइंग एट द प्लेस ऑफ अकरेंस जस्ट बिफोर द इंसिडेंट, यानी घटना से पहले उसने ए को देखा है उस घटना तरफ, घटना जहाँ घटित थी उस जगह पे जाते हुए देखा है। उसके बाद नेक्स्ट एक विटनेस और आता है ई, उसने कहा है कि ही हैड सीन ए गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ अकरेंस। ठीक, जब घटना घटित हो गई उसके बाद उस जगह से जहाँ घटना घटित हुई थी उसको वहाँ से जाते हुए देखा, यानी कि एक व्यक्ति जो सी है उसने ये कहा कि उसने ए को मारते हुए देखा है। डी ने कहा कि उसने घटित जगह पे जाते हुए को देखा है, और ई ने कहा कि घटित जगह से वापस आते हुए उसने ए को देखा। तो अब इससे क्या निकलेगा इन्फरेंस कि सी स्टेटमेंट इज डायरेक्ट एविडेंस, क्योंकि उसने खुद डायरेक्ट देखा है मर्डर करते हुए। ठीक है, लेकिन डी और ई जो स्टेटमेंट है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है। क्यों? क्योंकि उसने खुद डी और ई ने डायरेक्ट ये नहीं देखा कि उसने वास्तव में ए का खून किया है कि या कुछ और करने गया था। उसने सिर्फ घटित जगह पे, डी ने घटित जगह पे ए को जाते देखा, ई को घटित जगह से वापस आते हुए देखा, लेकिन उसने डी और ई ने डायरेक्टली ये नहीं देखा कि ए ने बी का मर्डर किया हुआ है। इसलिए यहाँ पर सी का स्टेटमेंट डायरेक्ट एविडेंस यानी प्रत्यक्ष हो जाएगा, और डी और ई का जो है वो प्रस्तुतिगत साक्ष्य हो जाएगा। ठीक, अब डायरेक्ट अनसर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में टेबलर फॉर्म में आपके समक्ष स्लाइड आ रहा है, इसको और क्लियर कर देगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्ष्य क्या होते हैं।
तो डायरेक्ट एविडेंस में पहला अंतर देखिए, वो ये है कि इट इज डायरेक्ट एविडेंस विच द विटनेस इज गोइंग टू गिव ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन परसेप्शंस, यानी कि इसमें जो साक्ष्य दिया जाता है वो गवाह अपने परसेप्शन से, अपनी समझदारी से, अपने सेंसेस के द्वारा ऑब्जर्व करने के बाद देता है, ठीक है। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में पहला अंतर क्या है कि दिस एविडेंस हैज बीन डिराइव्ड बाय अनदर्स परसेप्शन। यहाँ पर जो भी साक्ष्य दी जाती है वो किसी और के अनुभव के आधार पर दी जाती है, किसी और के ज्ञान के बेसिस पे दी जाती है, ठीक है। सेकंड अंतर है कि इट इज द बेस्ट ऑल एविडेंस ऑफ द फैक्ट टू बी प्रूव्ड। इंडियन एविडेंस एक्ट का जो बेसिस फाउंडेशन है वो ऐसे साक्ष्य को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता है और रिलायबल मानता है जो कि डायरेक्ट हो, यानी प्रत्यक्ष हो, ठीक है। इसलिए कहा जाए इट इज द बेस्ट ऑरल एविडेंस ऑफ द फैक्ट टू बी प्रूव्ड, जो कि सेक्शन 60 में भी लिखा हुआ है। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इट इज अ सब्सिडरी वन, ये सेकेंडरी टाइप का होता है एंड इज एडमिटेड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस सिर्फ एक अपवाद के तौर पे इस्तेमाल होता है जब कोई साक्ष्य में नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब हमने देखा है कि घटना घटित हुई है, अपराध हुआ है, अपराधी पकड़ में नहीं आ रहा है, तो हम परिस्थिति के अनुसार जो भी चीज़ें हमें मिलती है तो उसके आधार पे हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ठीक है। और इसलिए इसको प्रूव करने में काफ़ी समय लग जाता है। और याद रखिएगा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सिर्फ और सिर्फ आपके क्रिमिनल एक्ट यानी क्रिमिनल केसेस में, फौजदारी मामले में इस्तेमाल होता है, दीवानी मामले में इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तीसरा अंतर है डायरेक्ट एविडेंस का, वो ये है कि हेयर रिलायबिलिटी ऑफ इट्स वेरिसिटी डिपेंड्स अपॉन द गिवर, यानी कि जो व्यक्ति यहाँ साक्ष्य दे रहा है उसकी सच्चाई, उसकी सत्यता पर निर्भर करता है। उसकी जिम्मेदारी है कि जो भी वो उसने देखा है वो सच सच बयान करे, ठीक है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हियर गिवर इज नॉट लायबल, याद रखिएगा कि यहाँ जो भी साक्ष्य दे रहा है वो डायरेक्टली लायबल नहीं होगा। लेकिन डायरेक्ट एविडेंस में अगर ये बाद में पाया जाता है कि विटनेस ने गलत बयान दिया है तो फॉल्स एविडेंस के आधार पे उस पर आरोप तय की जा सकती है। लेकिन सर्कमस्टेंशियल जजमेंट में अगर गलत साबित हो भी जाता है तो उस पर जो साक्ष्य देने वाला व्यक्ति है उस पर हम कोई भी अपराध या आपराधिक कार्य कृत हम नहीं कर सकते हैं, उस पर कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन फॉल्स एविडेंसेस का हमारे इंडियन पेनल कोड में 194 में पनिशमेंट दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ अंतर है हेयर गिवर मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड फॉर टेस्टिंग इट्स ट्रुथ, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एविडेंस है, प्रत्यक्ष रूप से उसने अपने सेंसेस से ऑब्जर्व करने के बाद साक्ष्य को दिया है कोर्ट में, तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा सत्यता को जानने के लिए। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस सिंस द गिवर is not the author of the original evidence, so he is immune from cross examination। यहाँ पर हम किसी भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देने वाले का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसने खुद अपने आंखों से देखा नहीं है, उसने किसी और के ज्ञान किसी और के समझ के आधार पर उसने साक्ष्य दिया हुआ है, इसलिए उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा। और ना ये भी पता करने की कोशिश की जाएगी कि वो सच बोल रहा है गलत बोल रहा है। हाँ, अभी कोर्ट जो अपने डिस्क्रिप्शन के आधार पे वो और इंडिपेंडेंट कोरोबोरेटरी एविडेंसेस से कोरोबोरेट कराएगी और तब किसी नतीजे पे पहुंचेगी, ठीक। लेकिन डायरेक्ट एविडेंसेस का जो है इसे यहाँ पर अगर ये रिलायबल पाया गया तो इसके आधार पे कन्विक्शन हो सकता है, ठीक। लेकिन सर्कमस्टेंसेस पे डायरेक्ट नहीं होगा, बल्कि इस साक्ष्यों को पहले किसी और इंडिपेंडेंट एविडेंसेस से कोरोबोरेट कराया जाएगा, उसके बाद ही इसका उपयोग किया जाएगा। और लास्ट है डायरेक्ट एविडेंस इज द स्ट्रॉन्ग वन। मैंने आपको बताया इट इज द बेसिस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट और इट इज क्वाइट रिलायबल। जो आधार इंडियन एविडेंस एक्ट का वो ये है कि देयर शुड बी डायरेक्ट एविडेंस, ठीक है, इसलिए इट इज स्ट्रॉन्ग वन। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डायरेक्ट नहीं होता है, इसलिए इट इज अ वीक वन एंड इट मे बी रिजेक्टेड इन टोटलिटी, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इट इज कोरोबोरेटेड एंड गिव सिंगल हाइपोथेसिस टुवर्ड द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। जब तक कि किसी अपराधित व्यक्ति का अपराध घोषित नहीं करता है, उसकी परिकल्पना नहीं करती है, तब तक ऐसे एविडेंसेस पे कोर्ट कार्रवाई नहीं करती है। नॉट रिलायबल एट ऑल, ठीक है। रिलायबल तभी होता है जब इसके आधार पर किसी का गिल्ट साबित हो जाए, ठीक है। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो पे हम नए प्रश्न के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।